नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। हम लोगों का जो है एक विशेष सीरीज चल रहा है जो नेशनल सिंबल्स पर आधारित है। इसी सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं टारगेट विद नीतीश में। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आज के इस एपिसोड में हम इन चीजों को जानेंगे। पहला जो टॉपिक है आज का वह है राष्ट्रीय नदी के बारे में जानेंगे कि भारत की कौन सी नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि राष्ट्रीय जलीय जीव भारत में किसे घोषित किया गया है, कब किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है, भारत में किसे घोषित किया गया है, इन सभी बिंदुओं पर जानेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्रा, आप जो रुपया का प्रतीक चिन्ह देखते हैं उसके बारे में भी जानेंगे कि इसका खोज किसने किया और ये कब से जो है रुपया जो मुद्रा में आया है प्रचलन में वो कब से आया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला टॉपिक, राष्ट्रीय नदी। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदान पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसका लेंथ कितना है? 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह कहां से निकलती है? उत्तराखंड में स्थित हिमालय के गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पे जो हिमालय के गंगोत्री हिमनद से यह निकलती है, यहीं पे इसका नाम गंगा नहीं पड़ता, यहाँ पे इसका नाम जो होता है भागीरथी नदी के नाम से यह जानी जाती है जब यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग में जब यह पहुंचती है तो अलकनंदा नदी जो है निकल के आती है और यहाँ पे आके देवप्रयाग में भागीरथी नाम की जो धारा आ रही है जो गंगोत्री हिमनद से निकली है उससे आकर मिल जाती है और एक संयुक्त धारा का निर्माण होता है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है यहाँ पे और एक धारा बन जाती है तो उसे ही गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे ही गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है जिसका विस्तार लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और ये काफी ही उपजाऊ है क्योंकि आप जानते हैं कि नदियों के द्वारा जो निक्षेपित मैदान बनते हैं वो उसमें जो है जलोढ़ मृदा आ गई होती है, मृदा आ गई होती है और उसमें जो है फसलों को उगाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अगर गंगा की बात करें तो गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद जो है वो यूपी में आती है, यूपी से होते हुए बिहार जाती है और बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल जाती है। तो भारत के कुल 4 राज्यों से होकर ये प्रभावित होती है। और गंगा जो है फरक्का बैराज जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, फरक्का बैराज से गंगा फिर से 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा जो है वो कलकत्ता से होकर गुजरता है जिसको हुगली के नाम से आप जानते हैं और एक धारा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करता है जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और आगे जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के धारा से मिल जाती है और एक संयुक्त धारा का निर्माण करती है। यहाँ पे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा का निर्माण होता है और जो ब्रह्मपुत्र नदी की धारा और पद्मा की धारा मिलने से जो धारा का निर्माण होता है उसको मेघना कहते हैं और मेघना के रूप में ही यह जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय नदी जो गंगा है वह उसका विस्तार कितने भारतीय राज्यों में है और वह कहां कहां किस नाम से जानी जाती है, इसके बारे में आपकी जानकारी अच्छी हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है जिसको देहातों में सोंस कहा जाता है। आप भी सुने होंगे, अगर बाढ़ इलाका से आते हैं अगर आप तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सोंस पानी में आया हुआ है। तो ये सोंस जो होता है कोई और नहीं बल्कि डॉल्फिन होती है और डॉल्फिन जो होती है जो गंगा में पाई जाती है गंगा डॉल्फिन के नाम से जानी जाती है और इसको जो है 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किस तिथि को घोषित किया गया?
5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, उसके संरक्षण करने के संदर्भ में। आपको बता दें कि वन जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है, उसमें कई अनुसूचियां हैं। उसके अनुसूची 1 में जो है इसे शामिल किया गया है, क्योंकि यह एक संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है, गंगा डॉल्फिन। इसकी प्रजातियां जो है नष्ट होने वाली हैं, इसलिए जो है इनके संरक्षण पर काम किया जा रहा है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है और सर्वाधिक संकटग्रस्त श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। अब आप रेड डाटा बुक का नाम सुने होंगे। रेड डाटा बुक जो होता है, इसमें वैसे जीव जंतुओं का जो है सूची रखा जाता है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हों, यानी कि संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। अगर उन पे ख्याल नहीं रखा गया, उनका संरक्षण नहीं किया गया जानवरों से एवं लोगों से, तो उनकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी पृथ्वी से। तो रेड डाटा बुक भी आपकी जानकारी में आ गई होगी कि रेड डाटा बुक एक ऐसा पुस्तक है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जो है अंकित की गई होती है। इसी प्रकार वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भी जो है इस तरह की कुछ सूचियां निर्धारित की गई हैं जिसपे भारत सरकार काम करता है, और वैसे जीव जंतु जो इसमें शामिल किए गए हैं उनके संरक्षण पर काम करता है। तो प्रतिवर्ष किस तिथि को जो है आपका डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। और गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, न कि अन्य किसी नदी में। आगे बढ़ते हैं। यह है डॉल्फिन का पिक्चर। और डॉल्फिन जो होती है वो काफी मनुष्यों का भी हेल्प करती है। अगर मनुष्य जो है पानी में डूब रहा है, अगर डॉल्फिन आ जाती है तो डॉल्फिन जो है उसको बचा लेती है और बचा के जो है उसको उस जलधारा के किनारे पर लाकर उसको छोड़ देती है, अपने पीठ पर लादकर। तो ये डॉल्फिन का फिगर है, काफी सुंदर फिगर है, आप देख पा रहे होंगे। और इसी तरह डॉल्फिन जो होती है काफी प्यारी होती है और ये मनुष्यों को भी सहायता करती है। और इसमें जो है मानवता नाम की चीज पाई जाती है जो आज के मनुष्यों में नहीं पाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल। भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। तो किसे जो है राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया है भारत में? तो एशियाई हाथी को राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। तो अक्टूबर 2010 में जो है एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में मान्यता दी गई है भारत में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो आप बोलेंगे एशियाई हाथी जो है वो भारत का विरासत पशु है, राष्ट्रीय विरासत पशु। इसे कब घोषित किया गया? तो अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया। और ये भी जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है कि केरल, कर्नाटक और झारखंड राज्य की जो राजकीय पशु है वह हाथी है, और यही हाथी जो है वह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी है। यह है आपका एशियाई हाथी का चित्र, आप देख पा रहे होंगे, काफी सुंदर दिख रही है ये हाथी। और इसे जो है राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में दर्जा प्राप्त है भारत में। और कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि केरल में भी जो है, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में जो है हाथी को जो है आपका राजकीय पशु घोषित किया गया है। आप केरल के बारे में जानते होंगे, सिर्फ तुम फिल्म आप देखे होंगे। सिर्फ तुम फिल्म में जो है केरल का एक दृश्य है, जो है जो गाना है सिर्फ तुम फिल्म में, भौरे गुनगुनाते हैं, उसमें आपने देखा होगा केरल का काफी ज्यादा दृश्य लिया गया है और उसमें जो है हाथियां भी दिखाई देती है। तो उस फिल्म को भी आप देख सकते हैं कि केरल का जो है राजकीय पशु कौन सा है? आपका हाथी है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा, प्रतीक चिन्ह। आप आज के समय में जो भी भारत का मुद्रा देख रहे हैं उसमें आप जो चिन्ह देख रहे हैं रुपए का, वह
चीन अब जो है ये वाला चीन प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो हम जानेंगे कि इस रुपया जो चीन है ये कहां से आया। तो इसके जो जनक हैं, इस रुपया चीन को जो है आईआईटी ग्रेजुएट उदय कुमार ने दिया था। इस सिंबल का डिजाइन किसने किया था? आईआईटी ग्रेजुएट, मतलब कि आईआईटी जो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे ग्रेजुएशन कर रहे उदय कुमार ने दिया था इसको। कब दिया था? इसे जुलाई 2010 में दिया था। आपको बता दें कि इसके पहले जो है जब ये प्रतियोगिता कराया जा रहा था और भारत सरकार द्वारा जो है रुपए को चिन्ह किस प्रतीक में दिया जाए, इसके लिए जब आवेदन मांगे जा रहे थे, लोगों के विचार मांगे जा रहे थे, तो लगभग 3000 ऐसे डिजाइन जो है रुपए के लिए भेजे गए थे, जिसमें से आईआईटी से ग्रेजुएट कर रहे उदय कुमार का जो है सिंबल चुना गया था, यह रुपया, और इसके लिए जो है इन्हें इनाम भी दिया गया था। भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया। यानी कि डॉलर, यूरो, पाउंड और येन जो है इनको भी बदला गया था, यानी कि इनका जो प्रतीक था पहले उसको बदला गया था। ठीक उसी प्रकार भारतीय रुपए को भी जो है 15 जुलाई 2010 को प्रतीक चेंज कर दिया गया। रुपए का नया प्रतीक जो है देवनागरी लिपि के आर और रोमन लिपि के आर से मिलकर बनाया गया है। इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है उदय कुमार ने। तो राष्ट्रीय मुद्रा का जो ये प्रतीक चिन्ह है, इसको किसने दिया था? उदय कुमार ने दिया था जुलाई 2010 में। मित्रों, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको जो है इस एपिसोड को देखते समय ही याद आ जाए, तो याद रखिएगा। अशोक चक्र, अशोक चक्र आप फिगर में देख रहे हैं बगल में। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं, जो 24 घंटे का प्रतीक है। प्रत्येक तिल्ली के बीच 15 डिग्री का कोण होता है। अब सोचेंगे आप कि 15 डिग्री का कोण कैसे बनता है, तो इसमें जो कुल तिलियों की संख्या जो है अशोक चक्र में, आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि कुल तिलियां जो होती हैं 24 तिलियां होती हैं, और जो एक बिंदु पे जो है एक सर्किल खींचने पर जो पूरा एंगल्स बनता है उसका मान होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कोण जो है 24 तिलियां मिलकर बना रही हैं। तो 24 से आप जब 360 में भाग देंगे तो आपका 15 डिग्री आएगा। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि एक तिल्ली के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। तो 15 डिग्री का कोण बनता है। और ये जो धर्म चक्र परिवर्तन है, अशोक चक्र है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये जो है प्रगति और जीवन का प्रतीक है। और इसमें जो आप 24 तिलियां देख रहे हैं, ये 24 तिलियां जो है बौद्ध धर्म के जो समर्थक हैं, जो एकदम बौद्ध धर्म को अपना आदर्श मानते हैं कंप्लीटली, किसी प्रकार का जो है उनमें जो है बौद्ध धर्म से हटकर किसी अन्य धर्म में आस्था नहीं रहती है, बल्कि बौद्ध धर्म को ही वो पूर्ण रूप से मानते हैं। ऐसे जो समर्थक हैं उनके 24 गुणों को भी यह बताता है 24 तिलियां। आप देख रहे होंगे कि पहली तिल्ली यहाँ पे दिया हुआ है जो संयम बरताता है। मनुष्य में जो है, मानव जीवन में जो है संयम होना चाहिए, प्लस आरोग्य होना चाहिए। तीसरी शांति, चौथा शील होना चाहिए, पांचवा त्याग होना चाहिए, छठा क्षमता होना चाहिए, सातवां तिल्ली जो है वो बताता है कि सेवा किया जाना चाहिए, सेवा करने का गुण होना चाहिए व्यक्ति में, प्लस मैत्री करने का गुण होना चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, साथ ही साथ बंधुत्व की भावना होना चाहिए। 11वीं तिल्ली जो है वो बताती है कि मनुष्य के पास संगठन की क्वालिटी होनी चाहिए, कल्याण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, साथ ही साथ अधिकार रखना चाहिए और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, सहकार्य, लोगों के साथ मिलकर काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। 16वीं तिल्ली जो है वो न्याय को बताता है। 17वीं जो तिल्ली है वो नीति को बताता है। इसी प्रकार 18वीं तिल्ली जो है वो अर्थ को बताता है। 19वीं तिल्ली समता को बताता है, यानी कि जो भी बौद्ध धर्म मानने वाले समर्थक हैं उनमें जो है सबके प्रति जो है समता का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि सबको सामान्य दृष्टि से देखना चाहिए। 20वां जो है नियम, जीवन में नियम होना चाहिए,
व्यवस्था होना चाहिए, जीवन एक व्यवस्थित ढंग का होना चाहिए। 22वां जो है सुरक्षा करना चाहिए। 23वां जो है उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए और 24वां जो है वह समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो है ये 24 तिलियां जो हैं ये बौद्ध धर्म पर अटूट विश्वास करने वाले जो भक्त हैं उनके उनके अंदर जो है ये 24 गुण होने चाहिए जो अशोक चक्र की 24 तिलियां बनाती हैं। और अशोक चक्र आप जानते हैं कि सारनाथ स्थित जो राष्ट्रीय चिन्ह है उससे जो लिया गया है, जिसके दाईं ओर जो है सांड है और बाईं ओर क्या है, बाईं ओर घोड़ा है। तो अशोक चक्र के बारे में आशा करता हूं कि आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त हुई होगी और ये जो जानकारी है ये प्रत्येक पुस्तक में नहीं मिलता, तो इसे जो है आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपके जानकारी में वृद्धि हुई होगी। अगर आपको हमारी ये विशेष प्रस्तुति पसंद आ रही है तो टारगेट विद नीतीश को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास टारगेट विद नीतीश के पहुंच को बनाएं। और यदि आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम से संबंधित, हमारे इस एपिसोड से संबंधित, तो आपके कमेंट का हमें सदैव इंतजार रहता है। कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट पर टारगेट विद नीतीश की टीम जरूर विचार करेगी और आपके कमेंट में अपनाने वाले जो भी चीज होंगे उसको जरूर अपनाएगी। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।